नमस्कार, मैं दिव्या भारती यस्टरडे न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शहर शहर की हर खबर के साहित्यकार की आज की श्रृंखला में आज हम आपको एक ऐसे लेखक से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने कानपुर की घातक कथाएं जैसी बहुचर्चित व लोकप्रिय किताबें लिखी और हाल ही में विकास दुबे पर बन रही फिल्म मैं कानपुर वाला का लेखन भी किया है, जिसकी शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। आइए जानते हैं साहित्यकार लेखक मृदुल कपिल से उनकी चर्चित किताबों के बारे में। साथ ही इस बातचीत के दौरान देश में बढ़ रहे बलात्कार व गैंगस्टर विकास दुबे की अनकही कहानियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इन्हें यहाँ पे इनवाइट किया है। पहला सवाल मैं ये पूछूंगी आपको कि आपने जब ये लेखन शुरू किया तो ये कब से शुरू किया? देखिए दिव्या, इसकी कोई एक डेट नहीं है, कोई वो नहीं है। मुझे लगता है कि लिखना शायद हमने कॉलेज टाइम से तब शुरू कर दिया था जब कह सकते हैं कि पहली बार प्यार मोहब्बत जैसा कुछ हुआ, दिल टूटा समथिंग। तो आम जो होते हैं, मैं कह सकता हूँ जो यूथ होता है, कहीं ना कहीं वो लिखना शुरू करता है, बीच वहीं से पढ़ते हैं। धीरे धीरे फिर सोशल मीडिया पर लिखता रहा, लोगों ने कहा अच्छा लिखते हो, खराब लिखते हो, जो भी है। फिर एक टाइम के बाद लगा कि नहीं ठीक लिख रहा हूँ, चलो किताब छपवा लेता हूँ। फिर धीरे धीरे करके इसमें बढ़ता गया। 2016 में मेरी पहली किताब आई सुनी कितने चम्मच, और उसके बाद पिछले साल मेरी एक और किताब आई निकाल के नाटक है, और उसके बाद से आप लोग पसंद कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ। बस इतनी सी जो लिख रहे हैं जो कहानियाँ वो इतनी चल पाएंगी या इतनी इस तरीके से लोग आपको प्यार देंगे, आपकी कहानी को इतना अच्छा कहेंगे? देखिए, मैं बताऊं कि वर्तमान में जो हमारा भारतीय समाज है, और अगर हम इसमें एक लेखक के तौर पे, कवि के तौर पे कैरियर सोचें तो घर वाले बढ़ा देंगे। और अगर आप सोचें कि आपकी शादी की कहीं बात चल रही है और पता लगे लड़का लिखता है, कहानियाँ लिखता है, तो आप शादी नहीं हो सकती, पूरी जिंदगी कुमारे बैठे। इसी तरह मुझे भी लगा था कि नहीं, इसमें कैरियर तो नहीं है। एक तरीके से लिखना मेरे लिए कुछ कॉन्सेप्ट करना, लिखता रहा। लेकिन अब जो आने वाले समय में मुझे लगने लगा है कि अगर आप गंभीर होकर लिखते हैं तो बहुत सारे अवसर हैं जिनको आप अपने करियर के रूप में अपना सकते हैं। तो ये जो आपको प्रेरणा मिलती है जो लिखने की, वो कहाँ से मिलती है? जो आपकी पहली किताब आई होगी, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई, तो उसकी जो प्रेरणा मिली वो कैसे मिली आपको? देखिए, प्रेरणा आपके लोग हैं। हमारी जो किताबों के पात्र हैं, जो कहानियों के पात्र हैं, वो कहीं बाहर के नहीं हैं, हमारे किसी और देश से नहीं आए, हमारे आसपास के ही होते हैं। जो हम अपने घर पे देखते हैं, परिवार में देखते हैं, समाज में देखते हैं, वही हम लिखते हैं। बहुत बार क्या होता है कि बहुत कुछ आपके अंदर घुट रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप व्यक्त नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, तो आप उनको लिखने लगते हैं। या फिर आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जिसे आप सबके सामने ऐसे नहीं बोल सकते, आप अपनी कहानी के माध्यम से लाते हैं। तो मुझे लगता है हर एक आम आदमी के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सी कहानियाँ छुपी होती हैं। मैं उनको जितना देख पाता हूँ, आपके एहसास जितना देख पाता हूँ, उनको कहानी बना देता हूँ, आपके लोग नहीं। उनकी जो ये स्टार्टिंग हुई, जो शुरुआत हुई उनके इसमें आने की, तो वो किस तरीके से हुई? देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये शुरुआत इनकी बहुत छोटे छोटे अपराधों से हुई, क्योंकि इनका जो पारिवारिक परिवेश था बहुत अच्छा नहीं था, बहुत गरीबी वाले लोग थे। तो एक लालसा होती है पैसे के लिए, तो छोटे छोटे स्तर से शुरू हुए। इतने छोटे स्तर से शुरुआत हुई कि जैसे मान लीजिए किसी किसान का खेत है, उसके सरसों काट के बेच दिए, उससे कुछ पैसे कमा लिए, और फिर थोड़े बड़े होने पे दुकानदारों से वसूली मारपीट करके शुरू कर दी। कोई जैसे बस से कोई लेडीज जा रही है, सवारी जा रही है, तो उसकी चैन तोड़ ली। ऐसे छोटे छोटे अपराधों से शुरू हुआ। फिर उसके बाद 1992 में जब दंगे हुए तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों में बहुत बढ़ चढ़ के हाथ लिया, बहुत भाग लिया, सक्रिय भागीदारी निभाई। उसके बाद उनको पॉलिटिकल सह इनको मिलती चली गई, और उसके बाद इनका ये साम्राज्य। तो मैंने काफ़ी बार ये भी सुना है कि जो उनके गांव के लोग हैं वो उन्हें काफ़ी प्रताड़ित महसूस करते थे अपने आप को उनसे, तो इसकी क्या सच कहानी है? गांव में दो तरीके के लोग थे। एक बड़ा वर्ग था जो विकास को बहुत पसंद करता था, क्योंकि विकास की वजह से उनकी पूरी रंगबाजी थी। आप अगर बस में वो चलते थे तो बस उनको अपने गांव का नाम निकरू बताना होता था, उनकी टिकट नहीं लगती थी, उनको बिजली के बिल नहीं देने होते थे। हर डेवलपमेंट गांव में हो रहा था विकास की वजह से। तो एक वर्ग था, उसको कॉलोनियाँ बन रही थी, सारी चीज़ें हो रही। एक वर्ग था जो विकास से खुश था, लेकिन ये वही था जो विकास से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष लाभ ले पा रहा था। गांव की जो बहुत बड़ी आबादी थी, जिसमें दलित और मुस्लिम थे, वो इससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थे। बात बिल्कुल सत्य है। इवन कई सारे लोगों ने तो गांव तक छोड़ दिया था। बहुत से लोगों के गांव में जैसे आप कॉलोनी बनने के लिए पैसे आए तो विकास ने बैंक से सीधे उससे पैसे निकाल लिए, उसके साइन करा के, और उसके घर पे सामान भेज दिया कि बस यही है। तो ऐसे बहुत सारे कांड थे और बहुत सारी चीज़ें थी, इससे गाँव का एक जो बड़ा वर्ग था वो उससे बहुत ज़्यादा नाखुश भी था और परेशान।
क्योंकि विकास दुबे के साथ क्या है कि मैं विकास दुबे को काफ़ी पहले से जानता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी अखबार से जुड़ा रहा था रियल एस्टेट के तरह। तो मुझे ये मान के चले लगभग 2014-15 से लगा था कि एक ऐसा व्यक्ति है, इसका एक दूसरा चेहरा है जो लोग नहीं जानते हैं, इसे दुनिया के सामने लाना चाहिए। मैंने तभी से उसके बारे में लिखने के लिए सोचा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक अंत नहीं समझ पाया। इत्तेफाक ऐसा हुआ, ऐसा हादसा हुआ, आज पुलिस वाले जाबाज शहीद हुए और उसके बाद विकास का अंत हुआ। लेकिन उसके बाद जब विकास को लेके एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी रही कि ये ब्राह्मण समाज के मसीहा थे, ये प्रतिनिधित्व करते थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा। एक रावण जैसे राक्षस व्यक्ति को जब आप नायक बनाने लगे उसके बाकी सारी चीज़ों को भूल के, तो मुझे लगा कि इस चीज़ को हमें दुनिया के सामने लाना चाहिए, चूँकि मैं जानता था। तो इसलिए फिर मैंने तय किया कि मैं इस पर एक किताब लिखूंगा, मैं काम करूँगा। उसी के साथ साथ फिर हमारी बात हुई मुंबई में, और इस पर जो है हम लोगों ने फिल्म की तैयारी की जल्दी आना। पूछना चाहूँगी कि जो अगर आप पर्सनली जानते हो किस तरीके के व्यक्ति थे? अगर मैं कहूँ कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, निदा फाखरी साहब की गजब, तो उसके लिए मुझे बहुत पर्याप्त व्यक्ति थे। अगर आप उससे पहली बार मिलोगे, देखोगे उसका ऊपरी, तो उसके गांव वाले उसे आपको लगेगा बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके साथ ही बहुत पसंद कर रहे हैं, ऊपरी तौर पे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप उन्हें जानना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि क्या कोई आज के दौर में भी इतना बुरा हो सकता है। मतलब ऐसा कोई भी क्राइम, ऐसा कोई भी अपराध और ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं था जो वो ना करते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे जितना मैं जानता था, कह सकता हूँ कि एक बहुत ही बुरा इंसान, जो इस राक्षस आप कह सकते हो, जो इंसान के रूप में पैदा है। जैसे कि आपने कहा कि आप उनको व्यक्तिगत रूप से जानते थे, जब उनका पोस्टमार्टम हुआ था तो उनके हाथ में से कोई ताबीज सी निकाले गए थे, उसके बारे में क्या ये सच है? देखिए, पोस्टमार्टम का तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे अभी तक नहीं मिली है, मैं उसके लिए कोशिश तो कर रहा हूँ। लेकिन ये बात मीडिया में भी कई बार आई और कई सारे लोगों ने कहा कि उसको शोभन सरकार ने एक ऐसा ताबीज दे रखा था जिसने उसको अपने हाथ में पहन रखा था, और उसके बाद से उसको लगता था कि वो अभय हो गया, वो मर नहीं सकता। लेकिन अभी मैं इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता ऐसा था। अच्छा, आपको अभी इसके बारे में कोई रिपोर्ट? जी, आधिकारिक तौर पर नहीं पता। स्टोरी है, जो कहानी है वो लिखकर तैयार हो गई है, तो ये कब तक, जो फिल्म है वो कब तक लोग थिएटर्स में देखने को मिल सकती है लोगों को? देखिए, इसकी हम लोग स्क्रिप्ट इसकी तैयार हो चुकी है और जा चुकी है, हम लोग इस पे कॉस्टिंग पे हैं। मुझे लगता है कि जनवरी से हम लोग इसके शूट पे जाएंगे, दिसंबर में या जनवरी से, और बहुत मुमकिन है कि ये मई लास्ट या जून में आप लोगों तक आ सके। अच्छी बात यह है कि थिएटर खुलने का भी आदेश आ चुका है, अगले 15 तारीख से सिनेमा हॉल भी खुल रहे हैं, साथ साथ ही किसी अच्छे OTT चैनल पे भी आएगी, तो दोनों तरीकों से उपलब्ध होगी और मई या जून में आपको मिल सकेगी। अगर मैं बात करूँ आपकी कहानियों की, तो क्या ऐसी कोई कहानियाँ हैं जो आपकी अभी पब्लिश नहीं हुई हैं, जो आने वाले समय में जो रीडर्स हैं उनको पढ़ने को मिल सकती? जी, मैं सबसे पहले बता दूं, मैं क्राइम पे नहीं लिखता। मैंने क्राइम पे, विकास पे पहली बार लिखा। मेरा मेन जो जोनर है, मेरा मेन सब्जेक्ट को प्रेम है, प्रेम पे लिखता हूँ या एक्सपीरियंस पे लिखता हूँ। मेरी किताब आने वाली है मोहब्बत 24 कैरेट, जिसमें 24 प्रेम कहानियाँ हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि वो भी अगले साल मार्च या अप्रैल तक आप लोगों के बीच आ जाएगी। साथ ही साथ मैं चंद्रशेखर आज़ाद को एक उपन्यास लिख रहा हूँ, वो भी अगले साल करेंगे। जो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, इसको किस तरीके से थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, एक दिन में तो ऐसी घटनाएं नहीं रुक सकती हैं, कारण सामाजिक तौर पहले तो अगर हम बात करें न्यायिक व्यवस्था की, तो सबसे पहले जैसे अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात चल रही है, ऐसे अपराधों के लिए एक मापदंड हमको सेट करने होंगे, एक ऐसे उदाहरण सेट करने होंगे कि ऐसी घटना होने के बाद हमारे साथ ऐसे होने वाला है। जैसे कुवैत की कंट्रीज में हम देखते हैं, वहाँ पर अपराध कम है, क्योंकि वहाँ पर सजा इतनी कठोर है। आप रेप करने के बाद अगर आपको 5 से 50 साल बाद सजा होती है, तो उसका कोई मायने नहीं होता है। तो एक तो वो आपको अपनी न्याय व्यवस्था पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। दूसरा, जो आपको पारिवारिक व्यवस्था जो है, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आप लड़की हो, आप कमजोर हो, आप लड़के हो, आप मजबूत हो, और जब लड़की के उस पर आप जन्म पे उदास हो जाएंगे, लड़के को उस पर मिठाइयाँ बांटेंगे, तो वहीं पर जो एक टीम भावना आने शुरू होती है और लड़कों में सुपीरियर की भावना आने शुरू होती है, इसको खत्म होना बहुत जरूरी है। जब सामाजिक स्तर पे और पारिवारिक स्तर से जब ये शुरू होगा, तब मुझे लगता है बदलाव जल्दी होगा, मिलता है। देश भर में ये घटनाएं हो रही हैं, यही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही बहुत सारी रेप की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही घटनाएं हो रही हैं। तो इसके लिए क्या आप सरकार को इसके लिए दोषी मानते हैं या लोगों को दोषी मानते हैं? देखिए, मैं सरकार को इस पर दोषी नहीं मान सकता, क्योंकि सरकार अपना कार्य करती है। सरकार जैसे जो उसे करना चाहिए, मुझे लगता करती है। सरकार किसी का रेप नहीं रोक सकती, किसी की हत्या नहीं रोक सकती है ना, उसके बाद जो है सजा दे सकती है, कार्रवाई कर सकती है।
दिक्कत उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है या बिहार में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम लोगों ने इसको एक मौन स्वीकृति दे दी है सामाजिक तौर पे। हम अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछते जो हमारे पास वोट मांगने आते हैं कि आपने उस वाले रेप केस में हत्याकांड में आपने उसका समर्थन क्यों किया, आपने उस पीड़ित की आवाज़ क्यों नहीं उठाई। जो हम लोगों ने को जितना बड़ा अपराधी है उतना ही बड़ा नेता हम उसको मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ से आती है और हम इतना अधिक यहाँ पे जातिगत और धार्मिक तौर पे बटे हुए हैं कि जो भी अपराधी होता है बहुत आसानी से विक्टिम कार्ड खेल के या जातिगत कार्ड खेल के खुद को सुरक्षित कर लेता है। तो यही वजह है। और दूसरी अशिक्षा और जो सोच और गुड टच बैड टच के साथ साथ सेल्फ डिफेंस भी सिखाना चाहिए। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, तो जब मैं पढ़ता था आपके टाइम पे पता नहीं, तब हमारे कोर्स में एक नैतिक शिक्षा की किताब होती थी। तब बताया जाता था कि नैतिकता क्या है, संस्कार क्या है। धीरे धीरे करके चीज़ें खत्म होती चली गई, न्यूज़ से हम लोग न्यूज़ से खोखले होते चले गए। दूसरी बात, अब आधुनिकता का मतलब हम दूसरा समझ रहे हैं, खुलापन और सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एक सीमाएँ निर्धारित होनी चाहिए और एजुकेशन स्तर को ये होना चाहिए कि एक मशीन नहीं बनाना है, इंसान को एक बेहतर इंसान बना सकते जो उसके जीवन का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।